स्कूलों का भगवा रंग में रंगने के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे शिक्षा में भगवाकरण की शुरुआत बताया है, तो जेडीयू भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। बिहार में स्कूलों के भगवा रंग पर सियासत लाल हो गई है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तो वो रंग बदल देने से शिक्षा का अधिकार की गारंटी नहीं होगी। सरस्वती माता का कलर भी भगवा है, इसीलिए किया गया। भगवा रंग में रंगे ये वही सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल है जिस पर बिहार की सियासत बदरंग हो गई है। सम्राट सरकार ने 511 मॉडल स्कूल का तोहफा दिया है। सभी मॉडल स्कूल का रंग भगवा है। अब इस पर सरकार के भीतर ही मतभेद सामने आ गए हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भगवा रंग पर सवाल उठाए तो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, मां सरस्वती का रंग भगवा है, इसलिए स्कूलों का रंग भी भगवा है। कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना हर धर्म और समुदाय के लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले, तो वो रंग बदल देने से शिक्षा का अधिकार की गारंटी नहीं होगी, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। साथ ही साथ पुरखों ने यो अपना जमीन दान दिया है, वैसे लोग जिन्होंने अपनी जमीन दी और उनका नाम अगर उस शिलापट में नीचे चला जाए तो वह तो निश्चित रूप से पुरखे का भी सम्मान का विषय है। सर, आज सर स्कूलों को सर भगवा कलर से पेंट करने की बात की जा रही है, सर कैसे देखते हैं? सरस्वती माता का कलर भी भगवा है, इसीलिए किया गया। बिहार में मॉडल स्कूल के भगवा रंग पर सियासी पारा हाई है। आरजेडी ने भी भगवा रंग पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी का कहना है कि भगवाकरण से किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। एलजेपी आरवी ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार सवालों से बचने की कोशिश करते दिखे। बिहार में मॉडल स्कूल का रंग भगवा किए जाने को लेकर सियासत जारी है। सरकार के इस फैसले का विपक्ष के साथ साथ जेडीयू भी विरोध कर रहा है। स्कूल के लिए जमीन दान करने वालों की भी नाराजगी दिख रही है। ऐसे में भगवा रंग पर बिहार की सियासत लाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार में मॉडल स्कूलों के कलर को लेकर के सियासत काफी तेज हो गई है और इसमें खबर समझने वाली क्या बात है, आइए समझते हैं। बिहार में स्कूलों के रंग पर सियासत तेज हो गई है और ये सियासत आपको समझनी पड़ेगी। स्कूलों के रंग पर सियासत आखिर क्यों हो रही है, ये जान लीजिए। तो देखिए, बिहार सरकार ने 551 मॉडल स्कूल शुरू किए हैं। स्कूल का नाम सरस्वती विद्या निकेतन रखा गया है। इन स्कूलों को भगवा रंग में रंगने की तैयारी है और कई स्कूलों को भगवा रंग में रंगा भी गया है। स्कूल के भगवाकरण पर अब सियासत शुरू हो गई है। स्कूल के रंग पर अब विपक्ष तो छोड़िए, बीजेपी में जो सत्ता पक्ष में ही शामिल हैं, बीजेपी और जेडीयू, वो ही आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान आया है इस मामले पर। उन्होंने कहा कि स्कूलों का नाम और रंग बदलना सही नहीं है। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है और कहा कि सिर्फ रंग रूप बदलना शिक्षा की गारंटी नहीं देता है। जमीन दान देने वालों का नाम नीचे होने पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई है। इसके अलावा विपक्ष भी इस भगवाकरण को लेकर के सरकार पर आरोप लगा रहा है। मॉडल स्कूलों के नाम पर शिक्षा व्यवस्था का भगवाकरण करने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है और साथ ही ये भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि जनता के पैसों से बीजेपी पार्टी प्रचार कर रही है। अब स्कूलों के भगवाकरण पर शिक्षा मंत्री का बयान भी आया। उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की जो देवी है मां सरस्वती, उनका रंग भगवा है, इसलिए स्कूलों का रंग भगवा किया जा रहा है। मॉडल स्कूलों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। किसी भी विचारधारा का प्रचार करना इस नए रंग का कोई मकसद नहीं है। अब आप खबर तो समझिए। बिहार में एनडीए की सरकार है फिलहाल और इस एनडीए की सरकार में जेडीयू और बीजेपी साथ में है। दोनों साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार में साथ होने के बावजूद अब ये दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई हैं। भगवा रंग को लेकर जेडीयू ने कहीं ना कहीं आपत्ति जताई है और बीजेपी
की अगर बात करें तो बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी मानी जाती है। बीजेपी की विचारधारा सनातन से जुड़ी हुई है। सनातन धर्म को लगातार प्रचार प्रसार करती है बीजेपी, और बहुत से लोग बीजेपी को भगवा पार्टी कहते हैं। अब जब स्कूलों के रंग भगवा किए जा रहे हैं तो भगवा रंग बीजेपी के लिए एक प्रतीक बन चुका है और सरकारी स्कूलों को भगवा रंग में रंगने की तैयारी है। तो बीजेपी पर स्कूलों के रंग के जरिए पार्टी का प्रचार करने का आरोप लगाया जा रहा है, और यही वजह है कि अब रंग को लेकर के बिहार में सियासी जंग छिड़ गई है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोमनाथ, वो धाम जिसे भारत की आस्था, सनातन परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माना जाता है, इसी आस्था से जुड़ने के लिए बिहार से एक भव्य यात्रा की शुरुआत हुई है। पाटलिपुत्र जंक्शन से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को रवाना किया। साथ ही श्रद्धालुओं से भगवान सोमनाथ के दरबार में बिहार की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने की अपील की है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भगवान सोमनाथ से पूजा करके यहाँ से जब आप जाएंगे तो सर्वप्रथम बिहार की समृद्धि के लिए सबसे पहले पूजा करने का काम कीजिएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इसी अपील के साथ पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से सोमनाथ आस्था यात्रा का शुभारंभ हुआ। हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान पाटलिपुत्र जंक्शन चेहरे पर असीम भक्ति का भाव और मन में ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन की अभिलाषा। पूरा रेल परिसर सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि आस्था का एक बड़ा धाम नजर आ रहा था जब 1100 श्रद्धालु सोमनाथ आस्था यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दिव्य और भव्य अलौकिक यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। दिया जलाकर यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया और पूरी यात्रा को सनातन चेतना का एक महापर्व करार दिया। साथ ही बिहार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करने की अपील भी की। 14 करोड़ बिहारी स्वयं नहीं जा रहे हैं, लेकिन 1100 जो बिहारी जा रहे हैं वो बिहार के कल्याणी के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए और बिहार आगे बढ़ सके इसकी पूजा जरूर करने का काम कीजिएगा, इतना आग्रह करना चाहता हूं। यह यात्रा श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति का एक नया एहसास लिख रही है। ये यात्रा 22 जुलाई को गुजरात के सोमनाथ पहुंचेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए 1100 बिहारियों का जत्था पाटलिपुत्र से रवाना हो चुका है और ये सोमनाथ पहुंचेगा जहां मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए मन्नत मांगने की अपील की है। और आइए अब खबर तो समझते हैं। सोमनाथ दर्शन के लिए जो बिहार सरकार ने पहल की है आप उसे समझिए। सोमनाथ दर्शन के लिए बिहार सरकार जो पहल कर रही है, आपको बता दें कि 20 जुलाई से पाटलिपुत्र से एक स्पेशल ट्रेन रवाना की गई है जो कि 22 जुलाई को सोमनाथ पहुंचेगी और ये स्पेशल ट्रेन पाटलिपुत्र से चल करके सोमनाथ तक जाएगी। ट्रेन की अगर बात करें तो इसमें कुल 19 कोच हैं जिसमें से 16 थर्ड एसी और 2 पावर कार हैं। ट्रेन में बिहार के 1100 श्रद्धालु सवार होकर सोमनाथ के लिए निकल पड़े हैं। श्रद्धालुओं का पूरा खर्चा बिहार सरकार उठा रही है। सोमनाथ मंदिर अगर जा रहे हैं श्रद्धालु और इतनी बड़ी संख्या में तो उसकी बहुत बड़ी मान्यता होगी, जाहिर सी बात है। तो आप सोमनाथ मंदिर की मान्यता को समझिए। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम है, यानी कि सबसे पहला है। चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव जी की तपस्या की थी, ऐसा पुराणों के हिसाब से माना जाता है। चंद्रदेव ने श्राप से मुक्त होकर इस मंदिर की स्थापना की थी, ये मान्यता है। पवित्र सोमकुंड में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, ऐसा भी लोगों का मानना है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर जो है समुद्र के तट पर बसा हुआ है और काफी प्राचीन है। दक्षिण में समुद्र के सीधे मार्ग में अंटार्कटिका तक इसके बीच कोई भी भूभाग नहीं आता है। मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार नष्ट किया, लेकिन बार बार ये मंदिर फिर से उठकर खड़ा हुआ।
आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण किया गया था। अब आप खबर तो समझिए। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के अब 75 साल पूरे हो चुके हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर ये बिहार सरकार की खास पहल है, जिसके तहत यात्रियों को पाटलिपुत्र से सोमनाथ भेजा गया है। पावन दर्शन के लिए बिहार सरकार ने ये पहल की है। बिहार सरकार ने ट्रेन का इंतजाम किया है और इतना ही नहीं, गुजरात में भी इन श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम है। गुजरात में भी वहां की राज्य सरकार ने इंतजाम किए हैं। लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए गुजरात सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्या ये पहली यात्रा है जिसका खर्चा सरकार उठा रही है, धार्मिक यात्रा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी खर्च पर और कहां धार्मिक यात्राएं होती हैं, ये जान लीजिए। तो देखिए, पंजाब में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क बसों की सुविधा मुहैया कराई जाती है, जिसके तहत हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा कराई जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चल रही है। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों पर सरकार की तरफ से भेजा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना सरकार चला रही है और सरकार हवाई और ट्रेन मार्ग से बुजुर्गों को रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और ऐसे ही तीर्थ स्थानों की दर्शन कराती है। इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चल रही है, जिसके तहत बुजुर्गों को राज्य और देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। और ऐसी ही एक यात्रा बिहार में भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रद्धालुओं को रवाना कर दिया है सोमनाथ के लिए। और बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। पहले दिन सदन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही राजस्व और कर प्रणाली से जुड़े 13 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर रखने की तैयारी है। और इसी सत्र के दौरान आपको बता दें कि सम्राट सरकार के 100 दिन भी पूरे होने वाले हैं। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सोमवार से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले सत्र में 20 साल बाद पहली बार नीतीश कुमार सदन में मौजूद नहीं है। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। ₹87,383 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश हुआ, जिसमें वार्षिक योजना मद में 57,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 26-27 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूँ। वैसे सत्र की शुरुआत में विपक्ष ने हंगामा किया। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी की। यह सत्र इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी दौरान सम्राट सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। 24 जुलाई को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 100 दिन पूरे कर लेगी। सरकार इन 100 दिनों की उपलब्धियों को भी सदन में प्रमुखता से रखने की तैयारी में है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के। तो देखिए, बिहार विधानमंडल में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं 20 साल बाद। अब से पहले तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, लेकिन अब वो राज्यसभा चले गए हैं और अब सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर मॉनसून बजट में हिस्सा ले रहे हैं और मॉनसून सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। और आइए अब खबर तो समझते हैं। बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो चुका है। मॉनसून सत्र के दौरान ही सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। आपको बता दें कि 24 जुलाई को सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 20 जुलाई से 24 जुलाई तक ये मॉनसून सत्र चलने वाला है।
मॉनसून सत्र के पहले दिन क्या क्या हुआ है ये भी समझ लीजिए। देखिए, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अनुपूरक बजट इस सत्र के पहले दिन पेश किया। 87,383 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा गया। वार्षिक योजना मद में 57,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है इसमें। और इसके साथ ही इस सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायकों और एमएलसी को श्रद्धांजलि भी दी गई और इसी के साथ 21 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब आप ये समझिए कि जो सत्र चलने वाला है उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से 13 अहम विधेयक इस सत्र में पेश किए जाने वाले हैं और इसके साथ ही सम्राट सरकार के जो 100 दिन पूरे होने वाले हैं उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। सरकार अपनी उपलब्धियों को इस सत्र में गिना सकती है। विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष के क्या क्या मुद्दे होंगे इस सत्र में वो भी जान लीजिए। तो विपक्ष विधि व्यवस्था पर सरकार को इस सत्र में घेर सकता है। इसके अलावा भरत तिवारी एनकाउंटर का जो मुद्दा है, जिस पर इतनी सियासत हुई, इतना हंगामा हुआ, वो मुद्दा एक बार फिर से सदन में विपक्ष उठा सकता है। इसके अलावा टेंडर घोटाले को लेकर के भी सवाल खड़े हो सकते हैं इस सत्र में। जो ऋषुश्री का जुड़ा हुआ टेंडर घोटाला था उससे लेकर के विपक्ष सरकार को घेर सकता है और इसके साथ ही नौकरी रोजगार के मुद्दे पर भी इस सदन के सत्र में चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा सकती है। और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 3 दिनों में और क्या क्या मुद्दे विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से रखे जाते हैं। और अब बात देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद की। आज संसद का भी मॉनसून सत्र शुरू हो गया पर पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही चल नहीं पाई। लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे को लेकर के विपक्ष की नारेबाजी भी देखने को मिली और खूब हंगामा हुआ। और इसी हंगामे के बीच कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल भी पेश कर दिया। तो देखिए, संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो चुका है और पहले दिन खूब हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से अब कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आइए अब खबर तो समझिए। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाला है। संसद की कार्रवाई शुरू जब हुई तो विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया। कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की सदन में। कुछ सांसद संसद के अंदर पोस्टर और बैनर लेकर पहुंच गए थे सदन में। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक बिल भी पेश किया और लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला यह बिल था जिसे कि कानून मंत्री ने पेश किया। अब आप ये समझिए कि जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल जो है वो क्या है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर अब 38 कर दी जाएगी, जिसमें जो चीफ जस्टिस हैं वो भी शामिल रहेंगे। ये बिल मई में जारी ऑर्डिनेंस की जगह लेगा और इस संशोधन के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इसे पारित करने के लिए सिर्फ संसद में साधारण बहुमत चाहिए जो कि सरकार ला देगी। और अब ये समझिए कि जजों की संख्या की अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में तो ये कब कब बढ़ाई गई है। तो देखिए, साल 1956 जब पहली बार जजों की संख्या जो थी वो थी 11। इसके बाद 1960 में जजों की संख्या बढ़ाई गई सुप्रीम कोर्ट में और ये संख्या बढ़कर हुई 13। फिर इसके बाद 1977 में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ी और 17 जज सुप्रीम कोर्ट में हुए। इसके बाद 1986 में जजों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई। 2009 में फिर से संशोधन हुआ और 30 जज सुप्रीम कोर्ट में उनकी मंजूरी मिली। 2019 में ये संख्या बढ़कर के 34 हो गई और अब यानी कि 2026 में अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 38 होने वाली है और इसे लेकर के एक बिल भी पेश कर दिया गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च दावों और वादों से भटक गया। दावा किया गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन जमकर हंगामा हुआ। हंगामा देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को रोका। वैसे नई दिल्ली आज सुबह से ही छावनी में तब्दील नजर आई। संसद के करीब सभी जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया। जगह जगह प्रदर्शनकारी पुलिस से झड़प करते हुए नजर आए।
सड़क पर कांग्रेस जनता पार्टी का मार्च भी दावों और वादों से भटक गया। दावा किया गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन जमकर पत्थर चले, खूब हंगामा हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। सीजेपी प्रदर्शन को देखते हुए संसद भवन परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। तो देखिए, सीजेपी का प्रदर्शन आज काफी हंगामेदार रहा और इसको लेकर के पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई। और आइए अब खबर तो समझिए कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में आज सुबह से क्या क्या हुआ। तो देखिए, दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले संसद सत्र के मद्देनजर मध्य दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी थी। कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई थी और बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी। सुबह 10 से 11 बजे के आसपास जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सीजेपी ने संसद की ओर मार्च शुरू करने की कोशिश की और इसे रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक बैरिकेड लगाया और उसके जरिए रोकने की कोशिश की। कई जगहों पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। विपक्ष के कई नेता भी इसी दौरान सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंच गए। प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई, जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल थे, और बैठक के बाद सीजेपी नेताओं को बातचीत का आश्वासन जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया। अब आप ये समझिए कि सीजेपी की मांग क्या क्या है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले तो सीजेपी इसकी मांग कर रहा है। इसके अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग लगातार सीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही प्रभावित छात्रों और परिवारों के लिए मुआवजा भी सीजेपी की तरफ से मांगा जा रहा है और इसके अलावा आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सरकार के साथ औपचारिक वार्ता की भी मांग की गई है। और